So, uh, today we are going to start with the new topic, and that new topic is let me again tell you that today's topic for the class is the the banks as financial intermediaries. So, we'll start the banks as financial intermediaries. We'll start the banks as financial intermediaries. Well, this is what we are supposed to discuss in today's class. That how does a bank acts as a financial intermediaries, and as a financial intermediary, what are the different services it provides to all of us. All right. So first of all, we'll see that the banks are the interlinking point, or any financial institution acts as an interlinking point between the individuals who, which individuals, let us see that. Suppose this box represents the financial intermediaries, especially banks. It's the box that represents financial intermediaries intermediaries like banks. Someone has joined the class. So suppose this box is acting as an intermediary, financial intermediary. Let us assume the bank is acting as a financial intermediary. Now the intermediary means what? Intermediary means the middleman, or the middle identity, which is bridging a gap between two different requirements, or which is a bridging gap between two different individuals or sectors or groups, so that the need of both of them can be fulfilled, जिससे कि दोनों की ही नीड फुलफिल करें। तो जैसा मैंने पहले भी अपनी क्लास में आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस की है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ अपनी क्लास में ये बात डिस्कस की है कि जो बैंक है वो एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एक्ट करता है, और जब एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बैंक एक्ट करता है तो उसका मेन एक काम और होता है क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। और उसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है लैंडिंग। तो डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट करेगा? फंड्स सरप्लस इंडिविजुअल से। फंड्स सरप्लस इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स कह लीजिए या एंटिटीज़ कह लीजिए सेक्टर्स, यू कैन call it as sectors too, like the household sector. Suppose they are the funds surplus individuals, those individuals or the group of those individuals that have the surplus funds with them. Now what happens is the fund surplus individuals needs some safe thing where they can keep their money, they can keep their separate funds, and that's how the bank comes handy. उस केस में फिर बैंक अपनी रोल प्ले करता है। तो बैंक जो सेंट्रल बैंक, या सॉरी कह रहा हूँ, जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या जितने भी बैंक्स हैं जो पब्लिक के साथ डील करते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक के साथ डील करते हैं, वो एक तरीके से फंड सरप्लस इंडिविजुअल से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये जो डिपॉजिट्स हम बैंक को देते हैं, तो बैंक क्या करता है, एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, जिसको ये जो फंड्स सरप्लस इंडिविजुअल्स होते हैं वो एज अ रिटर्न देखते हैं। जिसको ये फंड सरप्लस इंडिविजुअल्स होते हैं ये कैसे देखते हैं?
रिटर्न देखते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, ठीक है, तो रिटर्न की तरह देखते हैं। अब दूसरा काम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या करता है? दूसरा काम करता है कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स, इंडिविजुअल्स दैट आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, तो दूसरी तरफ क्या आते हैं? इंडिविजुअल्स जो शॉर्ट ऑफ फंड्स होते हैं, जिनके पास फंड्स पूरे अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? फंड्स डेफिशिएट इंडिविजुअल्स, फंड्स डेफिशिएट individuals, or you can say the entities, or you can say the sectors. तो फंड्स डेफिशिएट इंडिविजुअल्स या वो इंडिविजुअल्स, एंटिटीज या सेक्टर्स, ये फर्म्स भी हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकते हैं, या कोई हाउस होल्ड भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनको बैंक क्या करता है? एक तरीके से लैंड करता है, और जो पैसा इनको लैंडिंग करता है, तो इनको जो पैसा लैंड करता है उस पर ये इंटरेस्ट पे करते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट करता है। तो जब ये इस तरह का काम करता है, यानी कि जब बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है, और कुछ लोगों से तो वो फंड्स एक्सेप्ट कर रहा है, और कुछ लोगों को वो फंड्स लैंड कर रहा है, तो इस तरह के फाइनेंस को, यानी कि इन लोगों ने इनडायरेक्टली फंड्स अवेलेबल कराए हैं इन लोगों को। प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो? भाई जो फंड सरप्लस इंडिविजुअल्स हैं, फंड्स सरप्लस इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने एक तरीके से फंड्स डेफिशिएट इंडिविजुअल्स को पैसा प्रोवाइड किया है, पर ये इन्होंने इन्हें डायरेक्ट नहीं किया है। ये तो इन्होंने इसको डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि हमने जो पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में अपने अकाउंट में, हमें तो नहीं मालूम बैंक किसको लोन दे रहा है, यस और नो? हमने तो बैंक के पास बस सेफ कस्टडी में छोड़ दिया है, और इस शर्त के साथ छोड़ दिया कि जब कभी भी हमें जरूरत होगी विल बी एबल टू विड्रॉ दैट, इजंट इट? ठीक है, तो इस तरह से जब एक बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है और ये प्रोवाइड करता है फंड्स, तो इस तरह के फंडिंग प्रोवाइड को, इस प्रोसेस के फंड प्रोवाइड को, इस पूरे प्रोसेस को, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंस। इनको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। इज दैट ओके? इन्हें क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। ठीक है भाई। अब क्या है, एक होता है डायरेक्ट फाइनेंस। अब डायरेक्ट फाइनेंस दो तरह से हो सकता है। डायरेक्ट फाइनेंस दो तरह से क्या हो सकता है, ये तो मैंने चेन बताई इनडायरेक्ट फाइनेंस की। अब डायरेक्ट फाइनेंस की देख लीजिए। अब डायरेक्ट फाइनेंस को देख लीजिए। सपोज करो डायरेक्ट फाइनेंस दो तरह से हो सकता है। सपोज करो ये फंड सरप्लस इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये एक तरीके से ये फंड्स डेफिशिएट इंडिविजुअल है। ये फंड्स सरप्लस इंडिविजुअल है और ये फंड्स डेफिशिएट इंडिविजुअल है। अर्जुन, यू केम लेट एवरी टाइम, यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम? हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या बात है भाई, तुम लेट हो जाते हो अर्जुन? है कोई बात नहीं, आप टाइम टेबल देख लो ना, कॉलेज वेबसाइट से टाइम टेबल देख लो आप, उसमें जी का, इकोनॉमिक्स का, मनी एंड बैंकिंग का, बस उसी को फॉलो करना है। उसमें टाइमिंग याद रहने का कोई लंबा चौड़ा ऐसे थोड़ी है, वो 10-15 पेज का जो याद नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो अब इसमें क्या होता है, ये फंड सरप्लस हैं और ये फंड्स डेफिशिएट इंडिविजुअल्स हैं। तो अगर ये डायरेक्ट इन्हें फंड्स प्रोवाइड करते हैं, अब डायरेक्ट प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, जैसे आप अपने किसी दोस्त को उधार दे देते हो बिना किसी के जाने पहचाने, यस और नो, या आप किसी क्या कहते हैं अपने रिश्तेदार को उधार दे देते हो, तो वो हो गया डायरेक्ट फाइनेंस। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट फाइनेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट फाइनेंस। तो ये कहलाएगा डायरेक्ट फाइनेंस। डायरेक्ट फाइनेंस। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया डायरेक्ट फाइनेंस का, ये तो दिया मैंने एक तरीके से
क्या कहते हैं कि ये मैंने एग्जांपल दिया है एक तरीके से, जो इंडिविजुअल्स डायरेक्ट फाइनेंस करते हैं। अब ऐसे फर्म्स भी इन्वॉल्व होती हैं डायरेक्ट फाइनेंस में, फर्म्स भी इन्वॉल्व होती हैं। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ कंपनियां होती हैं अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं। अरे भाई, कुछ कंपनियां अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं, ठीक है। अब वो जो अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं, वो जो कंपनियां अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं, तो वो बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा आप में से मेरे को? बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा आप में से मेरे को? हम्म 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 और शाबाश। ठीक बात है, कॉर्पोरेट डेट रेट्स कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। अब इसको थोड़ा सा और थोड़ा गहराई में समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है भाई। अब ये देखो, ये तो मैंने एक तरीके से चैनल बना दिया इनडायरेक्ट फाइनेंस का। जब आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट पैसा नहीं ले रहे हो, ये पैसा आप, जो रेड लाइन है ये दिखा रहा है कि फंड सरप्लस इंडिविजुअल से जा रहा है किसके पास? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के पास। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से फिर जा रहा है ये एक तरीके से किसके पास? फंड्स डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स के पास। ये इंटरेस्ट देते हैं इनको, यहाँ से ऐसे इंटरेस्ट होता है। अब ये एक एग्जांपल मैंने दिया इनडायरेक्ट फाइनेंस का। अब ये तो था लोकल एग्जांपल। अब सपोज करो कोई कंपनी है। अब कई बार कंपनी क्या करती है, कोई कंपनी है मान लो XYZ लिमिटेड। अब ये जो XYZ लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी को पैसा उधार चाहिए, तो ये क्या कर सकती है? या तो ये स्टॉक मार्केट में चली जाएगी, शेयर्स के थ्रू रेज कर लेगी फंड्स को। इज दैट ओके? हेलो, स्टॉक मार्केट में भाई अपना IPO निकाल लेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाल देगी, ठीक है ना। IPO निकाल देगी, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाल देगी। या फिर ये बॉन्ड्स की तरफ जा सकती है, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स जिनको आप बोलते हो, ठीक है ना। अब जब ये बॉन्ड्स सेल करेगी कंपनी, तो ये बॉन्ड्स कई बार ना ब्रोकर्स के थ्रू सेल करती है। ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है ना, उनके थ्रू अपने बॉन्ड्स सेल करती है। अब ब्रोकर के थ्रू वो जो इंडिविजुअल खरीदते हैं, आप हम जैसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं, वो परचेज कर लेते हैं बॉन्ड्स को। या सुनो भाई, कई बार टैक्स को बचाने के चक्कर में, कई बार किसी और चक्कर में, इनसे हम बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, ये इंडिविजुअल्स के थ्रू। तो ये जो ब्रोकर्स के थ्रू कंपनी बेच रही है बॉन्ड्स अपने, तो ये ब्रोकर जो है, ये भी एक तरीके का इंटरमीडियरी तो है, पर ये इंटरमीडियरी ऐसा नहीं है कि ये इससे खरीद रहा है और ये फिर हमें अलग दाम पे बेच रहा है, ऐसा नहीं है। इस केस में क्या होता है कि जो जो कंपनी, यानी कि जो भी इशूअर है, जो भी उस बॉन्ड को इशू करने वाला है, वो डायरेक्टली इशू करता है उसी इंडिविजुअल के नाम पर जो इंडिविजुअल उससे बोरो करना चाह रहा है, ठीक है। ब्रोकर सिर्फ एक लिंक का काम कर रहा है, जिस काम के लिए उसे कमीशन मिलता है। वो इस बॉन्ड की टर्म्स कंडीशंस क्या होंगी, उनको ये चेंज नहीं कर सकता ब्रोकर। यानी कि जो जो कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसने जिन शर्तों पर बॉन्ड इशू किया है, शर्तों से मेरा मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितने साल बाद रिडीम आप कर पाओगे, या सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितने टाइम बाद आप रिडीम उसको कर सकते हो, ठीक है, और किस रेट पर मिलेगा। तो उन सब चीजों में इस ब्रोकर का कोई लेना देना नहीं है। ये ब्रोकर जस्ट एक तरीके से सप्लाई चेन लगा लो। इस तरह से जैसे कि मान लीजिए कोई आप नाइकी का शूज खरीदते हो, तो नाइकी कंपनी आपके घर आकर खुद नहीं बेच रही शूज, आप कंपनी की फैक्ट्री से शूज खरीद कर नहीं ला रहे, कंपनी से नहीं खरीद रहे हो, आप कंपनी के जो आउटलेट है या ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू नाइकी का शूज खरीद रहे हो। तो जो गारंटी मिलेगी नाइकी के शूज पर,
या जो क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की नाइकी के शूज की, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? नाइकी कंपनी, ना कि वो शोरूम वाला। वो शोरूम वाला या जो भी शॉपकीपर है या जो रिटेलर है या ऑथराइज डीलर है, हुमेवर ही इज, तो उस केस में उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपको कितना बताने की कि कंपनी डिस्काउंट दे रही है, कंपनी इस पे इतनी वारंटी दे रही है, इस चीज की वारंटी दे रही है, ये प्रोसेस होगा रिप्लेसेबल का, ये कस्टमर केयर नंबर है, आपके में दिक्कत होती है वहां जाइए, वो रिपेयर करके देंगे या इसको बदल के देंगे। वो सारी टर्म्स कंडीशंस जो होती हैं वो फर्म की होती हैं, वो उस कंपनी की होती है, ना कि उस ब्रोकर की या रिटेलर की। इज दैट ओके विद यू ऑल? तो दैट मीन्स फॉर ऑल अदर थिंग्स। अब वो बंदा तो जिससे आपने नाइकी का शूज खरीदा और बिल आपके पास है नाइकी के शूज का, मान लो ऑथराइज डीलर से किसी से खरीदा आपने और नाइकी के शूज का बिल है, अब वो डीलर की दुकान बंद हो गई, मान लो साल 2 साल बाद, मान लो कोविड चला, उसको लॉस हो गया, उसकी दुकान बंद हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी उसके ऊपर आपको जो गारंटी थी वारंटी थी उससे पीछे हट जाएगी, क्योंकि आपके पास बिल है, आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का ऑथेंटिकेशन है, तो आप कंपनी को डायरेक्ट रिपोर्ट करोगे कि मेरे ऐसे ऐसे इशू है, मैंने ऐसे ऐसे फलाना फलाना आपके डीलर से खरीदा था, एंड नाउ आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, काइंडली सॉर्ट इट आउट। सो द कंपनी विल डेफिनेटली टेक अ कॉल एंड सॉर्ट दैट आउट। इज दैट ओके? तो इसका मतलब उस ब्रोकर का कोई रोल नहीं है यहां पर। तो ये भी एक तरीके का डायरेक्ट फाइनेंसिंग, मतलब इस तरह का अगर हम फाइनेंस लेते हैं तो ये भी एक तरीके का डायरेक्ट फाइनेंस है। वो अलग बात है कि कंपनी जो होती है डायरेक्टली इंडिविजुअल्स के साथ या पब्लिक के साथ या बायर्स के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट ना करें, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनके जो डीलर्स हैं, उनके थ्रू वो कई बार फंड्स को, बॉन्ड्स को बेचते हैं और उनसे फंड्स बोरो करते हैं, यानी कि एक तरीके से एक कंपनी बोरोइंग्स कर रही है। तो यहां पर जो ब्रोकर्स या डीलर्स मैं लिख रहा हूं, तो कई बार क्या होगा ब्रोकर्स और डीलर्स के थ्रू होता है ये, ब्रोकर्स और डीलर्स, ब्रोकर्स और डीलर्स के थ्रू होता है। तो ये सारा फाइनेंस क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट फाइनेंस कहलाता है। जबकि यहां पर क्या है, इस केस में देखो क्या है कि कंपनी ने यानी कि बैंक ने आपसे फंड्स एक्सेप्ट किए एज अ डिपॉजिट, बैंक ने आपसे फंड्स एक्सेप्ट किए एज अ डिपॉजिट आपसे फंड्स एक्सेप्ट किए, तो बैंक ने उन फंड्स के लिए लैंडिंग की टर्म्स कंडीशंस अलग अलग बना दी हैं। बैंक ने ये तो नहीं बताया ना कि मैंने उससे इतने पैसे ले रखे हैं और इतना मैं उसको ब्याज दे रहा हूं, इसको इतना ब्याज दे रहा हूं, इसलिए तुम्हें मैं इतना ब्याज दूंगा, तुम्हें मैं इतने ब्याज पर लैंड करूंगा, ऐसा तो बैंक नहीं कहता। बैंक ने अपना नया प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया है। ये यहां पर ये हमने इसको सबमिट किया, मतलब कि डिपॉजिट किया यहां पर पैसे, बैंक ने उससे एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया जो कि लोन की फॉर्म में होता है, और उस प्रोडक्ट की अपनी टर्म्स कंडीशंस इस बैंक ने सेट की, इस फाइनेंशियल इंटरमीडियरी ने सेट की, कब लौटाओगे, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कब पेनल्टी लगेगी, कितने दिनों बाद पेनल्टी लगेगी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किससे बात करनी है, कौन कंसर्न पर्सन होगा, अगर आपको कोई इसमें रिबेट चाहिए या कुछ चाहिए तो वो कौन कंसर्न पर्सन होगा, कितने की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, जो रीपेमेंट ईएमआई की बनेगी, कितने टाइम बाद ईएमआई आपने पे करना शुरू करना है, किस मोड से पे करना शुरू करना है, ये सारी टर्म्स कंडीशंस कौन सेट करता है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी यानी कि बैंक सेट करता है यहां पर। ठीक है, तो बैंक ने एक तरीके से नया प्रोडक्ट बना दिया ये। तो इससे क्या होगा कि जो वो डायरेक्ट फाइनेंस वाली बात थी कि जो टर्म्स कंडीशंस, अब यहां पर क्या होगा, ब्रोकर के थ्रू, डीलर के थ्रू जो टर्म्स कंडीशंस ये बताएगा वो सारी की सारी टर्म्स कंडीशन एज इट इज होंगी यहां पर। ये अपनी तरफ से कोई बीच में टर्म कंडीशन नहीं बना सकता। इसका काम सिर्फ इतना है, इसको बताना कि भैया यहां से इसको बताना कि भाई यहां से पैसा आप उधार ले सकते हो, और इसको बताना भाई ये उधार लेना चाहता है दे दो। और बस इन दोनों को मिलवाने के लिए जो वो कमीशन होता है वो ये ब्रोकर या डीलर जो है वो चार्ज कर लेता है, उसका सिर्फ इतना ही काम होता है इनडायरेक्ट फाइनेंस में, सॉरी डायरेक्ट फाइनेंस में उसका इतना ही काम है। वो उस फंड्स को, फाइनेंस की टर्म्स कंडीशंस को वो चेंज नहीं कर सकता है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस। हेलो हेलो, कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना चाहता है कोई इससे रिलेटेड?
हेलो। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, कोई सवाल पूछना चाहते हो आप इससे रिलेटेड, जितना अब तक समझाया है उससे रिलेटेड? हम्म। तो आगे प्रोसीड करें? ठीक है। हाँ पूछो पूछो, बोलो क्या सवाल। मे आई नो योर नेम, हु इज स्पीकिंग? मानव ठक्कर। मानव, आपने लास्ट टाइम इंट्रोडक्टरी मैक्रो किससे पढ़ी थी? मैंने पढ़ाया था, विपिन सर ने पढ़ाया था। विपिन सर ने पढ़ाया था। हाँ तो विपिन सर भी और मैं भी दोनों ही वो रीडिंग्स ही फॉलो करते हैं हम लोग, जो यूनिवर्सिटी से आती है। मैं आप लोगों को उसके बारे में बता भी देता हूँ, शायद उसकी मीटिंग हुई थी। मैं ये स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर रहा हूँ और नई स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं ज़रा, ठीक है? एक बार नई स्क्रीन पे हम चलते हैं। तो मैं आप लोगों को सिलेबस का भी बता देता हूँ कि सिलेबस अब आपने क्या फॉलो करना है। देखो यहाँ पर हमें ये स्क्रीन नज़र आ रही है, ये मेरे गूगल का जो ब्राउज़र है ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? हेलो। तो आप सब लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर econ.dsc.org टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। जब आप ऐसा करेंगे, ये पता नहीं मैंने एंटर प्रेस किया अब तक हुआ क्यों नहीं हो रहा है, शायद ये नेट की थोड़ा स्लो चल रहा होगा उस वजह से। जब आप ये करेंगे तो इस तरह का एक पेज आपके सामने आ जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की वेबसाइट है, ठीक है? यानी कि जहाँ से हमारा कोर्स गवर्न होता है। तो यहाँ प्रोग्राम्स में जाएंगे, आपने जाना है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। देखो ये लिंक है ना, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। इसमें सिलेबस की जगह आपने नोटिस पे जाना है। जब आप इस नोटिस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की एक पेज खुल जाएगा आपको। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है 10 अगस्त को हमारी मीटिंग हुई थी, जैसा मैंने आप लोगों को क्लास के टाइम में बताया भी था, ठीक है ना? कि 10 अगस्त को मीटिंग हुई थी, उसमें ये हमारी एक तरीके से सिलेबस तय हुआ है कि जो हमें पढ़ाना है, यानी कि जो हमें पढ़ाना है एज अ टीचर और जो आप लोगों को पढ़ना है एज अ स्टूडेंट। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 10 तारीख को मीटिंग हुई थी जूम के थ्रू, तो जिसमें डिसाइड हुआ था क्या क्या चैप्टर्स किस किस बुक के पढ़ने हैं। ये एक तरीके से ये हम सभी के नाम है इसमें, देखो मेरा भी शायद नाम लिखा हुआ है 17वें नंबर पर, प्रवीण कुमार, केशव महाविद्यालय। तो ये सभी टीचर्स के हैं जिन्होंने भी डिफरेंट कॉलेजेस से वो किया। तो इसमें देखेंगे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो पेपर के मार्क्स होंगे 75 मार्क्स का पेपर होगा। इंटरनल असेसमेंट 25 मार्क्स की हैं, जिसमें 5 मार्क्स अटेंडेंस के लिए हैं, 10 मार्क्स ईच फॉर टेस्ट हैं, 2 टेस्ट होंगे, या फिर किसी एक टेस्ट के बदले एक प्रोजेक्ट वर्क या असाइनमेंट जिस भी तरह से हम लेते आ रहे हैं पीछे वो ले सकते हैं, ठीक है? और जो सेमेस्टर एंड का एग्ज़ाम होगा उसमें 5 क्वेश्चंस करने होंगे आपको, टोटल 8 क्वेश्चन में से टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे। यू आर सपोज टू अटेम्प्ट 5। तो ये जो अब टॉपिक वाइज आ गया, उस दिन पहले मैंने आप लोगों को सिलेबस दिखाया था, इफ़ यू रिमेंबर। हेलो, ठीक है ना? सिलेबस बताया था, पर अब क्या है, ये टॉपिक वाइज रीडिंग्स आ गई हैं। टॉपिक वाइज रीडिंग्स में जैसे ये बुक है, इसके ये वाले चैप्टर, ये पेजेस पढ़ने हैं। तो ये इसमें रिफाइनमेंट अब कर दी गई है कि कौन सा टॉपिक किस तरह से कहाँ से आपने पढ़ना है। ये आपका पूरा सिलेबस है, इतने ये चैप्टर्स कौन सी बुक के, कितने चैप्टर किस तरह से आपने पढ़ने हैं, ये सभी इसमें दिया हुआ है। तो आप ये पूरी रीडिंग लिस्ट है। अब आपने क्या करना है, एक फोटो कॉपी की दुकान होती है ये इसकी डी स्कूल में ही है, मैं उसका लिंक भी आपके पास भेज दूंगा, नंबर भी दे दूंगा। और अगर हो सकेगा तो इनकी जो पीडीएफ फॉर्म होगी, अगर मान लीजिए इनकी पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल होगी तो मैं पीडीएफ फॉर्म आप लोगों को मेल कर दूंगा। जैसे मैं वीडियो लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ, उसी के साथ मैं आपको एक तरीके से उसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, अगर इन रीडिंग्स की पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी तो। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है? तो ये सभी के लिए मानव ठक्कर ने सवाल पूछा है, बट दिस इज द आंसर टू हिज क्वेश्चन, यू नो, और हिज क्वेरी यू कैन से, ठीक है? नाउ आई एम कमिंग बैक टू आवर क्लास।
ठीक है, तो ये अब हम कर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस। आई होप आप लोगों को ये समझ आया है। हेलो, ठीक है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं, अब हम इससे आगे कि भाई ऐसा क्यों होता है कि एक इंडिविजुअल जो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को स्किप करके डायरेक्ट फाइनेंसिस में क्यों नहीं इन्वॉल्व हो जाता है। भाई ऐसा क्यों होता है कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं और फिर यहाँ से हम इनके पास भेज रहे हैं। तो अब हम इस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे वो क्वेश्चन ये है कि द क्वेश्चन इज The question is, why don't depositors skip intermediaries and engage in direct फाइनेंस। कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जो इंटरमीडियरीज हैं वो उनको स्किप करके डायरेक्ट फाइनेंस में लोग इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे। भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि आप देखो ज़्यादातर जो फाइनेंसिंग है, वो जो रेड रिलेशन हमें दिखा रहा है इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का, ये इनके थ्रू क्यों एक तरीके से फाइनेंस लेते हैं, इनको स्किप क्यों नहीं कर देते, डायरेक्ट फाइनेंस में क्यों नहीं इन्वॉल्व हो जाते। तो ये हमारा आगे एक तरीके से सवाल है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम अब ये देखेंगे कि भाई अगर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं तो वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हमें क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, और अगर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज नहीं हैं तो हमें एक तरीके से क्या क्या नुकसान है जो उठाना पड़ सकता है। तो यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट फाइनेंस में क्या कॉस्ट और क्या बेनिफिट्स हैं, और इनडायरेक्ट फाइनेंस में क्या कॉस्ट और क्या बेनिफिट्स हैं। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है। नाउ दिस इज द सब्जेक्ट मैटर। तो अब हम देखेंगे एक तरीके से, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट बेनिफिट्स डू डिपॉजिटर्स के मतलब है सेवर्स, जो सेव करते हैं, एंड बोरोवर्स, बोरोवर्स का मतलब है एक तरीके से इन्वेस्टर्स, ठीक है। obtain from banks that make it worth extra costs। कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जो बैंक वाले जो सेवर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कि भाई वो क्या कर रहे हैं। देखो हम फिर से उसी फिगर पर चलते हैं। वो कह रहा है कि जो ये सेविंग करने वाले हैं उनको जो ये डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो जो पैसा ये डिपॉजिट करते हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये सपोज करो मैं ID लिख देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, और इसको मैं IL लिख देता हूँ, रेट ऑफ डिपॉजिट्स ऑन लैंडिंग। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है वो हमेशा लेस रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लैंडिंग से, कि लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा ज़्यादा रहता है डिपॉजिट, यानी कि जो पैसा हम बैंक में जमा कर रहे हैं उस पर हमें कम ब्याज मिलता है, यानी कि उस पर हमें रिटर्न कम मिल रही है। जबकि जो पैसा बैंक लैंड करता है दूसरे इन्वेस्टर्स को या पब्लिक को,
उस पर वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक तरीके से ये जो लोग यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो भी डिफरेंस है, सपोज करो एक तरीके से ये है मान लीजिए 8% इंटरेस्ट, और ये है एक तरीके से मान लीजिए 6% इंटरेस्ट। तो ये जो 2% इंटरेस्ट का जो लॉस है इनको, ये जो 2% लॉस ऑफ 2% इंटरेस्ट का जो लॉस इनको हो रहा है, यानी कि फंड सरप्लस इंडिविजुअल्स को हो रहा है, तो वो एक तरीके की कॉस्ट है उनके ऊपर आ रही है, वो एक तरीके की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो कि वो चाहे तो डायरेक्ट फाइनेंस करके इस 2% इंटरेस्ट को एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। यस और नो? भाई बैंक में दे रहे हैं तो बैंक इन्हें दे रहा है 6% इंटरेस्ट वापस, ठीक है, और बैंक उसी पैसे को आगे ब्याज पे देता 8%। तो ओपन मार्केट में ये भी डायरेक्ट फाइनेंस में जाके 8% पे, 9% पे, 10% पे, 7% पे, या इवन 6% पे ये लैंड करके फंड्स कमा सकते हैं, फंड सरप्लस इंडिविजुअल। तो फिर ऐसा क्यों है कि वो ये जो इंटरेस्ट का लॉस उसे हो रहा है, वो इस तरह की कॉस्ट को बियर करने को तैयार है, और फिर भी वो क्या करता है, इनडायरेक्ट फाइनेंस की फाइनेंस में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, यानी कि बैंक्स के थ्रू ही वो फाइनेंस करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो बैंक्स को ही चूज करता है, यानी कि आप और हम हैं डायरेक्ट फाइनेंस में कम इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, ठीक है। तो अब इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को क्या है ये? ठीक है, तो अब इसका हम इसका जवाब देखते हैं भाई, आंसर देखते हैं इसका कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहला इसके जो रीजनिंग आती है, कि इसके जो रीजंस दिए जाते हैं, उसमें सबसे पहला रीजन ये आता है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि बैंक क्या करता है, इट मैचेस द सेवर्स एंड बोरोवर्स। कि सबसे पहला काम ये करता है, सेवर्स और बोरोवर्स को एक तरीके से मैच आउट करता है। ठीक है, कैसे? कि मान लीजिए अब मेरे पास है कोई बोरोवर है, अब कोई इन्वेस्टर है जिसको पैसा चाहिए, सपोज करो 5 करोड़ रुपया चाहिए, 5 करोड़ का 5 करोड़ रुपीज उसको चाहिए, रुपीज 5 करोड़ उसे चाहिए। अब जो सेवर है मैं हूं, मेरे पास पड़े हैं सिर्फ सपोज करो 50,000। तो बैंक क्या करता है कि ये मैचअप करा देता है इनका। कैसे? कि भाई एक तरीके से बैंक इसके साथ साथ ही पूलिंग भी करेगा। अब ये सारे काम ना एक तरीके से पूलिंग ऑफ फंड्स, ये सारे काम एक साथ चलते हैं, सेपरेटली नहीं होते ये सारे काम एक साथ। कि बैंक क्या करेगा, जो सेवर्स हैं, मान लो सेविंग करने वाला 1 है, 2 है, ऐसे ही सेविंग करने वाला n इंडिविजुअल्स है, तो सेविंग करने वाले सभी इंडिविजुअल्स थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे, तो बैंक में क्या हो जाएगा, पूल ऑफ फंड्स बन जाएगा, फंड्स या सेविंग्स बन जाएगी। तो अब जो इन्वेस्टर्स को पैसा चाहिए, यानी कि इनके पास थोड़ा कम पैसा था, इसको ज्यादा चाहिए था, तो किसी एक से ये बोरो नहीं कर सकता। अब सबके घर घर जाके तो खड़ा हो नहीं जाएगा, बैग लेके रोज अटैची लेके पहुंच गया सबके घर के, दे दो भाई थोड़े बहुत पैसे, जितने जिसके पास है उधार दे दो, ऐसे तो करेंगे नहीं इन्वेस्टर्स। तो कन्वीनियंट वे क्या होता है कि एक तरीके से बैंक्स क्या करते हैं, फाइनेंस एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, वो डिपॉजिट्स की फॉर्म में सेविंग्स का पूल इकट्ठा कर लेते हैं और वो उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक तरीके से इनका भी काम बन गया, इनका भी काम बन गया। अब सपोज करो इसने 50,000 रुपए इसके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं सेवर्स के पास, तो उसको पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि उसको उधार चाहिए। वही बार्टर सिस्टम वाली बात आ जाएगी ना, कि पहले तो ढूंढना पड़ेगा किसको उधार चाहिए। कोई ऐसा तो कहेगा नहीं कि भाई मेरे पास 50,000 रुपए हैं, जिसको चाहिए ले जाओ, ऐसा तो कोई अनाउंसमेंट करेगा नहीं वो। यस और नो? तो इसलिए क्या होता है, कई बार सेवर्स को भी अपने पैसे पर जो आइडियल फंड्स पड़े हैं उनके ऊपर रिटर्न चाहिए होती है, और कई बार इन्वेस्टर्स को पैसा चाहिए होता है। तो इसलिए ये एक तरीके से गैप का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, गैप को रिमूव करने का काम करता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक ब्रिज का काम करता है, जिससे क्या होता है कि
कि जो होते हैं जो बोरोवर्स होते हैं उनकी भी नीड फुलफिल हो जाती है और जो सेवर्स हैं उनकी भी नीड फुलफिल हो जाती है। एक तो ये हो गई कि फंड्स की नीड फुलफिल। दूसरा इसमें फंड्स की नीड फुलफिल में दूसरा क्या होता है कि एक तरह से कई बार बोरोवर जो होते हैं, बोरोवर्स को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है और जो सेवर्स हैं उसे थोड़े टाइम के लिए सेविंग करनी है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए करना है। तो वो इनकी भी मैचिंग करा देता है कि चल तूने शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा रखा, ठीक है, तेरे को कम टाइम के लिए तूने पैसा रखा, तेरे को कम इंटरेस्ट मिल गया। जो ज्यादा टाइम के लिए रखेगा उसे ज्यादा इंटरेस्ट कमा लेगा। तो इसको, इस तरह की प्रॉब्लम को भी एक तरीके से रिमूव करने के लिए वो क्या करता है, डाइवर्सिफाइड अमाउंट या डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। डाइवर्सिफाइड फॉर्म में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, डाइवर्सिफाइड डिपॉजिट्स। अब देखो कितनी तरह के डिपॉजिट होते हैं आपके। एक तो सेविंग अकाउंट हो गया, ठीक है। सेविंग अकाउंट में भी फिर आपको कहता है कि अगर इतने दिन तक आपका पैसा रहेगा तो इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इतने टाइम तक पैसा रहेगा तो इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इतने टाइम तक पैसा रहेगा तो इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, या सुनो। फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। फिक्स डिपॉजिट में भी अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं, टाइम के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट हैं। फिर एक रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है, डिपॉजिट अकाउंट भी होता है, जिसमें वो अपना पैसा इकट्ठा करता रहता है। यानी कि आप एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, जैसे मान लीजिए आपने बैंक में एक अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। तो उसमें अब आपने कैसे करना है, आप जब बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलोगे, आरडी अकाउंट उसको बोलते हैं, आरडी अकाउंट इन शॉर्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने मिनिमम तय कर लिया कि आई विल डिपॉजिट 500 पर मंथ इन माई अकाउंट, कि मैं 500 रुपए कम से कम, मिनिमम कि आपने इस तरह का अकाउंट खोल लिया बैंक के साथ, जिसको हम आरडी अकाउंट बोलते हैं, कि मैं 500 रुपए महीना दूंगा। वो अमाउंट आप तय कर सकते हैं बैंक के साथ बैठ के कि मैं मिनिमम कितना पे करने के तैयार हूं। तो उसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा रिलेटिवली एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है सेविंग बैंक अकाउंट से, रिलेटिवली एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है सेविंग बैंक अकाउंट से, ठीक है। एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो इसलिए इंसान आरडी अकाउंट खुलवा लेता है। तो उस पर क्या होगा कि अब आप 500 रुपये तो महीने का जमा करोगे ही, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, यानी कि 500 से कम नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा कर सकते हो। तो उसकी टर्म्स कंडीशंस ऐसी होती हैं। तो एक तो इस तरह के फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, एक ये इस तरह के फंड्स इकट्ठे, एक इस तरह के। तो ये जो डाइवर्सिफाइड फंड्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि एक तरीके से जो बैंक है वो रिस्क को कम कर देता है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं। तो वो इनको बोरोवर्स को जितना अमाउंट में चाहे, जितने टाइम के चाहे, डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स क्रिएट करके उनको प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट, ये मतलब तीसरा पॉइंट मैंने कर दिया, डाइवर्सिफाइड फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो एक तरीके से है कि बैंक क्या करता है, बैंक रिस्क रिड्यूस करता है, रिस्क रिडक्शन करता है। कैसे, ध्यान से देखो। सपोज आप डायरेक्ट फाइनेंस में इन्वॉल्व है, आपने किसी को पैसे उधार देने हैं। अब आपको तो नहीं पता वो ईमानदार है बेईमान है, कैसा है। प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो। हेलो, ठीक है ना। अरे भाई सिर्फ एक ही स्टूडेंट है यहाँ, या बाकी सब सो गए हैं, चले गए हैं। हेलो, लेट मी हियर एवरी वन ऑफ यू। हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड। एक तो अपना एक ठीक है एवरीबडी, हाँ ठीक है। मेरे कहने का मतलब है यू शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास एंड यू शुड बी मेकिंग नोट्स आउट of all the things which I have been dictating in the class, okay? कि जो भी हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उसका पूरा नोट्स आप बनाएंगे, तभी ये क्लास का फायदा है। यूं अगर फॉर्मेलिटी के तौर पे क्लास लेने का फायदा नहीं होता है कभी, ठीक है। पढ़ने का फायदा तभी है, सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास में ना आए, ज्ञान भी लें उसके साथ साथ, ठीक है। समझ में आ रहा है।
तो अब क्या करता है, रिस्क रिडक्शन करता है। रिस्क रिडक्शन कैसे कर देता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी? सपोज आप डायरेक्ट फाइनेंस में इन्वॉल्व है, आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, यू डू नॉट नो कि अबाउट दैट इंडिविजुअल, अबाउट द ऑनेस्टी और यू कैन से हिज क्रेडिट वर्दीनेस। उस इंडिविजुअल को ऑनेस्टी और क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। अब ऑनेस्टी और क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो या तो उसकी तहकीकात करो पूरी, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाइए, उसके कहो ये मॉर्टगेज करो, वो मॉर्टगेज करो, फिर पेपरिंग करो, फिर उसके जिस प्रॉपर्टी को वो मॉर्टगेज कर रहा है उसकी वेरिफिकेशन करो, उसका ये करो। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि टाइम और एफर्ट्स जो इन्वॉल्व होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लैंडिंग है वो एक तरीके से बढ़ जाती है कि आपने पैसा लैंड करना है, इसलिए आपको वो कॉस्ट इकट्ठी करनी पड़ रही है। फिर मान लो वो डिफॉल्ट कर गया तो कोर्ट केस के चक्कर में पड़ो आप। तो इसलिए क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं वो कॉस्ट को रिडक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट एडवाइस होती है, एक्सपर्ट एडवाइसेस, एक्सपर्ट्स सर्विसेज अवेलेबल होती है, ये कह लीजिए एक्सपर्ट सर्विसेज अवेलेबल होती है, अवेलेबल होती है किसके पास? इंटरमीडियरीज के पास, जैसे कि बैंक है। एक्सपर्ट सर्विसेज कैसे अवेलेबल होंगी कि भाई उनका अपना वकील हो सकता है, उनके अपने ऑफिशियल्स ऐसे हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से चेक करते हो। जब एक इंडिविजुअल लोन लेता है तो बैंक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, है ना, लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, तो वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इस तरह की सर्विसेज क्या करती हैं कि एक इंडिविजुअल को जज करने में कि भाई वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, जज करने में ज्यादा अच्छी तरह वो जज कर पाती हैं। क्यों कर पाती हैं? क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट एडवाइस है, उनके पास रिसोर्स होते हैं, फंड्स रिसोर्सफुल होती हैं, वो रिसोर्सफुल होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। वो चाहे तो 10 वकील खड़ा कर दें, मान लो कोर्ट चल रहा है तो उन्होंने तो एक वकील को नौकरी पे रख दिया है, एडवोकेट को, अब वही वकील उनके सारे केस लड़ रहा है, तो हर एक केस को लड़ने की जो कॉस्ट है वो उनकी कम पड़ गई ना, क्योंकि उस वकील को सैलरी देनी है। अब उसका काम यही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो भी बैंक के ऊपर केस वगैरह होंगे वो सारे केस उस वकील ने लड़ने हैं, या लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी होंगी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो सब वही रखेगा, उसी को लुक आफ्टर करना उन चीजों को। प्लीज पार्टिसिपेट। हेलो, ठीक है ना? तो जिससे क्या होता है कि इस तरह की जो लीगल एडवाइसेस, जो रिसोर्सफुलनेस, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिसोर्सफुलनेस को आप एक और शब्द यूज कर सकते हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि वो बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, सब लोगों से बोरो कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बोरो कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, इन सब के कारण जो कॉस्ट ऑफ लैंडिंग होती है, जो कॉस्ट ऑफ लैंडिंग है वो रिड्यूस हो जाती है और सेफ भी रहते हैं। अब मान लीजिए मैंने बैंक में पैसा जमा कर रखे हैं तो मैं तो सेफ हूं ना, बैंक ने चाहे किसी को लैंड कर रखा है, कोई बैंक के पैसे लेके भाग रहा है नहीं भाग रहा है, उससे मुझे कोई लेना देनी नहीं है, मेरे पैसे सेफ है, मैं जाऊंगा मेरे पैसे बैंक से निकल जाएंगे, तो मेरा तो रिस्क कम हो गया ना एक तरीके से। हेलो, ठीक है ना? तो मेरा तो रिस्क कम हो गया ना बैंक से, मैं ज्यादा सेफ और साउंड फील कर रहा हूं। दूसरा क्या है कि जो चाहे मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है अमाउंट, चाहे मुझे कम इंटरेस्ट अमाउंट में मुझे रिसीव हो रहा है, पर जो वो बॉदरेशन थी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज होने, इंटरेस्ट 2% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा के लिए इंडिविजुअल के साथ माथापच्ची करने की, और क्या कहते हैं कि एक तरीके से एक्स्ट्रा वो लगाने की, तो वो सारी चीज़ें मेरी क्या हो गई है, बंद हो गई है, ख़त्म हो गई हैं, जिससे कि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या कर पा रहा हूँ, अपने फंड्स को सेफ और सिक्योर तरीके से लैंड कर पा रहा हूँ, यानी कि चाहे मुझे कम रिटर्न मिल रही है। इसलिए लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर इनडायरेक्ट फाइनेंस पे ज़्यादा डील करते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर। दैट इज़ द रीज़न, दैट्स वाई द इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़
prefer to have indirect finance, to indulge into indirect finance instead of what do we call it, direct finance, कि डायरेक्ट फाइनेंस की जगह इनडायरेक्ट फाइनेंस में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आई थिंक ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है किसी ने आप में से? रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है उनके पास साधन ज्यादा होते हैं। साधन से मतलब है पैसे ज्यादा हैं, लोग ज्यादा काम करने के लिए, ये मतलब है इसका। भाई एक जो बैंक होगा, बैंक का प्रॉफिट हो रहा है करोड़ों में, आप और मैं तनख्वाह पे जी रहे हैं, या हमारा बिजनेस छोटा सा दुकानदारी है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कम। तो बैंक तो एक वकील की फीस, या जो वकील रखेगा वो हाई लेवल के वकील, हाई लेवल के एक्सपर्ट्स को हायर कर सकता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं उनको हायर करने के लिए। मैं और आप तो 10 बार सोचेंगे कि वकील की फीस इतनी देनी है, अगर ज़्यादा तारीखें कोर्ट की लग गई तो उसमें इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो पर्सनल उस पर आ गया ना एक्सपेंडिचर पे। और जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मतलब है रिसोर्सफुलनेस का। ठीक है, कोई और सवाल? किसी ने कोई और सवाल पूछना है? हेलो, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, किसी ने कोई और सवाल पूछना है जितना हमने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड? यस और नो, प्लीज पार्टिसिपेट। तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।